नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जिसमें ईएसआईसी से संबंधित अलग अलग जानकारी मैं आपसे शेयर करते रहता हूँ। आज का ये वीडियो डूज एंड डोंट्स फॉर एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताओं के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में है। इसको आप एम्प्लॉयर्स गाइड की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। इसमें वो पूरी जानकारी है जो ईएसआईसी के अंतर्गत किसी नियोक्ता ने अगर रजिस्टर किया है तो उसे स्टैट्यूटरी बाइंडिंग या जो कंप्लायंसेस करने हैं उसके बारे में आज के वीडियो में पूरी जानकारी है। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि नियोक्ता की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए नियोक्ता को क्या टाइम फ्रेम दिए हुए हैं, और अगर लैप्सेस होते हैं ये सब गाइडलाइंस फॉलो करने की कि उसके परिणाम क्या निकलते हैं। दो तरीके परिणाम होते हैं, एक तो इनकन्वीनियंस वाला और दूसरा लीगल वायोलेशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है वो वाला। तो दोनों वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। डूज, सबसे पहली चीज, आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसे टाइम पे रजिस्टर कीजिए। ईएसआई एक्ट के अंतर्गत नियोक्ता पे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे देखते रहना है कि वो ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन के हेतु नियोक्ताओं की क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है उससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट करके रखे हुए हैं। ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन रूल्स में जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ईएसआईसी में रजिस्टर करने के लिए वो समझाई गई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके प्रोसेस के बारे में भी वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, तो उसे भी आप देखिए। ये जिम्मेदारी नियोक्ता की है कि उसके पास जब एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ क्रॉस हो जाती है तो उसे खुद ही ईएसआईसी के अंतर्गत रजिस्टर करना है। तो ये काम वेल इन टाइम होना चाहिए। उसमें अगर डिले होता है तो आप किसी लॉ का वायोलेशन कर रहे हो। जैसे एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करने के लिए समय है, वैसे एम्प्लॉयज को रजिस्टर करने के लिए भी समय है। तो आपके एम्प्लॉयज भी आप विद इन गिवन टाइम फ्रेम रजिस्टर कीजिए। और एम्प्लॉयज रजिस्टर करने का समय है जिस दिन आपने उसको ज्वाइन किया उससे 10 दिन के अंदर। किसी को 1 तारीख को काम पे लिया तो 10 तारीख तक उसका रजिस्ट्रेशन ईएसआईसी पोर्टल पे आपको कर देना है। तो ये दोनों टाइम फ्रेम्स आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। एम्प्लॉय को जब आप काम पे लेते हो तो उसके पर्टिकुलर्स लेना भी जिम्मेदारी है। किसी भी नियोक्ता अगर किसी कर्मचारी को काम पे ले रहा है तो उसे काम पे लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी स्टार्ट टू एंड, जन्म तारीख क्या है, उसका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके फैमिली पर्टिकुलर्स, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें उसने आपके सामने फर्निश करनी है। वो जानकारी प्राप्त किए सिवा आप उसको काम पे मत लीजिए। इसका एक ही कारण है, ये इसको आप अपने फैक्ट्री में या वैल्यूएबल जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे उसको एक्सेस देने वाले हो, आपके रिकॉर्ड्स उसके साथ शेयर करने वाले हो। अगर ये कोई भी गलत काम करता है तो इसको ट्रेस करने के लिए आपके पास बाद में कोई चारा या कोई जानकारी नहीं बचती अगर ये जानकारी आप शुरू में ही नहीं लेते। तो ये बात हो गई जो ऑफिशियल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है उसकी। जैसे सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी अगर किसी दे रहे हो, इतनी वैल्यूएबल आपकी फर्म की सिक्योरिटी है, वो आप ऐसे आदमी के हवाले करके जा रहे हो कि जिसका आता पता ही नहीं है आपको, तो नेचुरली आप ऐसे लोगों को काम पे नहीं रख पाओगे जिसका आपके पास कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए किसी भी एम्प्लॉय को काम पे लेने से पहले उसके पूरे जानकारी डिटेल्स आपके पास हो तभी उनको काम पे लीजिए। ये जानकारी स्टैट्यूटरी तौर पे भी आपको गवर्नमेंट एजेंसी से शेयर करनी पड़ती है, जैसे ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन हो। अगर इस एम्प्लॉय ने इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी या लेट दी तो रजिस्ट्रेशन भी डिले होता है और जिसके जिम्मेदार नियोक्ता के तौर पे आप खुद ही होते हो। इसीलिए ये जानकारी ऑब्टेन पहले कीजिए और फिर इसकी वजह से स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आप एम्प्लॉय के पर्टिकुलर आपके पास आ गए तो उसको टाइमली ई पहचान कार्ड इशू कर दीजिए और उसे ई पहचान कार्ड मिला है उसके एक्नॉलेजमेंट उससे लेके रखिए, ताकि आगे चल के वो ये ना कह सके कि आपने उसको ईएसआईसी कार्ड नहीं दिया। और उनको बेनिफिट लेने में भी दिक्कत आती है जब उनको ई पहचान कार्ड आप नहीं देते हो। तो एम्प्लॉय को अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो ई पहचान कार्ड लेके स्ट्रेट डिस्पेंसरी में या जहाँ पे उसका एनरोलमेंट है वहाँ पे जा सकता है, शाखा कार्यालय में जा सकता है। अगर ई पहचान कार्ड ही नहीं दिया तो उसको मदद के लिए वापस आप ही के पास आना पड़ेगा, आप परेशान हो गए। तो उससे अच्छा पहले ही उसको ई पहचान कार्ड इशू कर दो और उसको बोल दीजिए कि आगे जो भी बीमारी, एक्सीडेंट इससे संबंधित लाभ है या फैमिली का सिकनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, इससे संबंधित इश्यूज जो है वो ईएसआईसी के अंतर्गत कवर किए गए हुए हैं, तो वो रिलैक्स रहता है। उसी तरह उसके फैमिली पर्टिकुलर्स या उसके निजी तौर पे कुछ चेंजेस अगर कर रहा है वो किसी चीज़ में, जैसे उसने डिस्पेंसरी चेंज करनी चाहिए या उसके फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हो गया, तो ये सब पर्टिकुलर भी आप अपडेट करके दीजिए उसे। नियोक्ताओं की और कर्मचारियों की दोनों की जिम्मेदारी है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपने कर्मचारियों के बारे में वो ईएसआईसी पोर्टल पे डाले। बाद में भी जो भी चेंजेस होते हैं वो पोर्टल के थ्रू चेंज करके नया ई पहचान कार्ड कर्मचारी को दे, तो उससे वो
नया मेंबर जो उसके फैमिली में ऐड हुआ है या बैंक पर्टिकुलर उसने कुछ अगर चेंज किया है, मोबाइल नंबर चेंज किया है, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके और ईएसआईसी के पास रहती है, तो उसे कांटेक्ट करने में दिक्कत नहीं आती और जो आईपी खुद है उसको भी ट्रीटमेंट लेने में इनकन्वीनियंस कम होता है। जैसे एम्प्लॉय के बारे में चेंजेस अपडेट करने की प्रोविजन है, वैसे एम्प्लॉयर के बारे में भी चेंजेस अपडेट करने हैं आपको। कंपनी का नाम चेंज होता है, पार्टनरशिप वगैरह चेंज होती है या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, बैंक डिटेल, एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब चीज़ें कंपनी की चेंज हो सकती है, तो उसके बारे में भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको ईएसआईसी को जमा करनी है। ये सब जानकारी ऑनलाइन भी जमा हो सकती है, ऑनलाइन अपडेट कीजिए और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अगर ईएसआईसी से कॉल किए गए तो उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे दीजिए। फिर बात आती है कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के बारे में क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। उसमें सैलरी से रिलेटेड पर्टिकुलरली बहुत ही आपको अलर्ट रहना है। आप प्रेफर कीजिए कि सैलरी आप थ्रू बैंक दे और जो सैलरी दे रही है उस पर प्रॉपर ईएसआईसी का कंप्लायंस इंश्योर करे। ईएसआईसी का जो भी इंस्पेक्शन होता है या जो भी वेरिफिकेशन होता है तो पहला रिकॉर्ड मांगा जाता है कि आपके सैलरी रिकॉर्ड्स क्या है, उसमें आपने कितने एम्प्लॉयज़ दिखाए हैं और सिस्टम में आपने मंथली चालान जो भरते हो आप उसमें आपने कितने एम्प्लॉयज़ है। तो ये दोनों आपस में टैली होने ही चाहिए, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है। उसमें अगर रिकॉर्ड मैच होते हैं तो आपका कंप्लायंस ठीक है, अगर उसमें कुछ डाउट क्रिएट होता है या अदरवाइज भी आपके बाकी रिकॉर्ड्स वेरीफाई हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सैलरी से रिकॉर्ड मेंटेन करें, अटेंडेंस रजिस्टर, कितने दिन किसने काम किया है, उसका ईएसआईसी कितना डिडक्ट किया है आपने, फिर पेमेंट कब दिया है, ये सब रिकॉर्ड आपको अपडेट रखने हैं, अप टू डेट रखने हैं। एम्प्लॉयज़ को उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको देने हैं। अपॉइंटमेंट लेटर में उनकी सैलरी क्या है, उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है, ये सब चीज़ें उनको क्लियर रहती है। टर्म्स एंड कंडीशन, उनका नेचर परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, क्या सैलरी दी जाएगी, ये सब चीज़ें क्लियर होने के कारण एम्प्लॉयज़ को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है और वो कंप्लायंस भी अपना देख सकते हैं कि उनके नाम से कितना पैसा पे किया जा रहा है या उनके लिए नियोक्ता भी पैसे भरते हैं तो उसकी भी जानकारी उनको मिलती रहती है। अगर कंपनी में कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, एस्टेब्लिशमेंट में किसी कर्मचारी का काम से संबंधित काम के दौरान कुछ एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट को ईएसआईसी को रिपोर्ट करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। उसके लिए 48 घंटों की समय सीमा है। 48 घंटों के अंदर ही शाखा कार्यालय को ये जानकारी आपको पहुंचानी है और साथ में ही उस बीमित व्यक्ति की अगर या आपके एम्प्लॉय की अगर तबीयत ज़्यादा खराब होती है ऐसे दुर्घटना के दरमियान तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके सेटल होने तक खर्चा आप नियोक्ता के तौर पे कर सकते हैं। उसका रिएम्बर्समेंट भी आपको ईएसआईसी देती है। जब तक वो अपना खुद मेडिकल केयर लेने के काबिल ना हो जाए, जैसे अनकॉन्शियस हो जाते हैं कुछ लोग, तो जब तक वो खुद थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता तब तक नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि अगर कंपनी के वास्ते, कंपनी के लिए काम करते हुए और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए अगर कुछ ऐसा दुर्घटना उसे होती है, अगर कुछ ऐसी दुर्घटना उसके साथ होती है तो उसमें जब तक वो संभल नहीं जाता तब तक नियोक्ता को उसके साथ रहना है, उसको फर्स्ट एड या इमरजेंसी ट्रीटमेंट ये सब चीजें करनी है और साथ में ईएसआईसी को भी बताना है कि ये दुर्घटना हुई है। एक्सीडेंट रिपोर्ट जमा करना है। एक्सीडेंट रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है, तो ऐसी अगर कुछ दुर्घटना होती है तो उसकी एंट्री एक्सीडेंट रजिस्टर में लेना भी मैंडेटरी है। एम्प्लॉयज़ का रजिस्टर जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेंटेन करना है। उनका अटेंडेंस, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, क्या सैलरी दी गई, उससे संबंधित रिकॉर्ड आपको रखने पड़ते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को उनको जो ईएसआईसी के अंतर्गत हित लाभ मिल रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी ज़रूर दीजिए। उनसे ऐसे वीडियोस जो मैं पोस्ट कर रहा हूं जिसमें ईएसआईसी के अलग अलग हित लाभों की जानकारी है वो उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको अधिक जानकारी ईएसआईसी के बारे में मिलती रहे। आप जो पैसा या कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी को भरते हो उसका उन्हें लाभ कैसे लेते हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो उनको अगर इन्फॉर्मेशन आप देते रहेंगे तो वो नेचुरली बेनिफिट ले पाएंगे। अगर उनको जानकारी नहीं रहेगी तो वो मदद के लिए वापस नियोक्ता के पास इंक्वायरी करते रहते हैं। तो ये सब ऑब्लिगेशंस नियोक्ता के ऊपर है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी ईएसआईसी से कोई रिकॉर्ड की मांग की जाती है तो वो आपको तुरंत अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने हैं। ऐसे रिकॉर्ड अगर प्रोड्यूस नहीं किए जाते तो ईएसआईसी के अधिकारी उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए फ्री होते हैं, उनको वो अथॉरिटी होती है। इसीलिए अगर आपसे कुछ रिकॉर्ड डिमांड करती है तो वो प्रोड्यूस करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब हम देखेंगे क्या नहीं करना है। तो फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट जो भी आप ओन करते हो उसके रजिस्ट्रेशन में डिले नहीं करना है। एम्प्लॉयज़ के रजिस्ट्रेशन में डिले नहीं करना है। हमेशा ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन प्रॉम्प्टली नहीं किया जाता, तो इसके लिए अब
वेबसाइट पे भी स्ट्रिक्टली कर दिया है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर 10 दिन के पहले हो तो वो इमीडिएटली शो कॉज नोटिस देता है। फिलहाल तो ये बहुत ही लाइटली उसको लिया जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंजेंटली फॉलो होगा कुछ दिनों के बाद। और जो नियोक्ता लेट रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको या तो डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पुराना नहीं मिल पाएगा, 10 दिन के अंदर का ही डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, या अगर एम्प्लॉयर शो कॉज नोटिस को एक्सप्लेन करते हुए पुराना डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, पुराना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मांगते हैं, तो उसमें प्रोसिक्यूशन फाइल हो सकता है। ये क्योंकि ESIC रेगुलेशन 12 और 14 है जिसमें एक समय सीमा दी हुई है जिसके अंतर्गत एम्प्लॉयज को रजिस्टर करना नियोक्ता को बाध्य है। तो डिलेड रजिस्ट्रेशन एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, इसीलिए एम्प्लॉयज को काम पे आने से 10 दिन के अंदर रजिस्टर जरूर कीजिए। एम्प्लॉयज का जो भी हिस्सा आप डिडक्ट करते हो उनकी सैलरी से, वो हिस्सा ESIC को पे करिए। ये उस मामलों में होता है जहाँ पे कंपनी के पास ESIC कंट्रीब्यूशन भरने के लिए पैसे नहीं है। वो एम्प्लॉयज की सैलरी दे देते हैं लेकिन ESIC के ड्यूज भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे मामले में एम्प्लॉयज की सैलरी देते हैं तो उनसे वो ESIC डिडक्ट भी करते हैं। ये डिडक्ट किया हुआ पैसा ESIC के लिए है, इसलिए वो ESIC को जमा कर दीजिए आप। इसमें एम्प्लॉयर 3.25% और एम्प्लॉयज का 0.75% शेयर है। तो वो 0.75% शेयर जो एम्प्लॉय से रिकवर किया गया है या डिडक्ट किया गया है एम्प्लॉय से, वो ESIC को भर दीजिए। आपका 3.25% जो नियोक्ता भरता है वो अगर पैसे नहीं है तो आप बाद में भर सकते हैं, लेकिन किसी से अगर आपने ESIC के नाम पे सैलरी डिडक्ट करके पैसे रखे हुए हैं तो वो ESIC को विद इन टाइम फ्रेम जमा कर देने हैं, अदरवाइज वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, वो 420 की केस हो जाती है। बहुत सारी केसेस ESIC ने ऐसे मामलों में फाइल की है, तो उसमें ज़रा अलर्ट रहना ज़रूरी है। अगली बात, एम्प्लॉयज़ के पूरे पर्टिकुलर्स ऑब्टेन किए सिवा उसको काम पे मत लीजिए। तो ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके क्या परिणाम होते हैं। ESIC के पेमेंट की डेट 15 तारीख होती है। अप्रैल महीने का जो भी वेतन आपने कर्मचारियों को दिया 30 अप्रैल तक के काम का, उसके ऊपर जो ESIC आप पेमेंट करोगे उसका डेट 15 मई होगा। ऐसे हर महीने की 15 तारीख को पिछले महीने का ESIC कंट्रीब्यूशन देने का दिन फिक्स्ड है। 15 दिन के अंदर ही वो कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए। उसके आगे अगर डिले होता है तो अगेन इंटरेस्ट डैमेजेस के लिए ESIC से क्लेम आ जाता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत जमा कीजिए। शाखा कार्यालय एक्सीडेंट रिपोर्ट मंगवाते हैं आपसे या शाखा कार्यालय को एक्सीडेंट रिपोर्ट किए जाते हैं, उसमें कोई भी जानकारी गलत मत सबमिट कीजिए। एम्प्लॉयज के डिक्लेरेशन फॉर्म, बैंक डिटेल्स, ये सब चीज़ें प्रॉपरली वेरीफाई करके ही जमा कीजिए, उसमें गलतियां मत कीजिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट करने से कंसर्न्ड एम्प्लॉय जो है उसको इनकन्वीनियंस होता है और गलत भी है। एक्सीडेंट वगैरह कुछ अगर कंपनी में हो रहा है तो उनको हाइड मत कीजिए और तुरंत रिपोर्ट कीजिए ESIC को। और ESIC से आया हुआ कोई भी कम्युनिकेशन आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है। कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन किसी पर्पस से आता है, कोई रिकॉर्ड की मांग होती है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। उसके बारे में अगर आपसे कोई रिप्लाई नहीं आता तो ESIC सुओ मोटो जो उनके पास रिकॉर्ड है उसके आधार पे अगली एक्शंस ले लेती है और फिर नियोक्ता को तकलीफ होती है। तो इसलिए जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं या जो भी खत आ जा रहे हैं आपको, तो उसके बारे में अलर्ट रहिए। वो ESIC से आया हुआ कम्युनिकेशन को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कीजिए। ESIC का कोड ऑब्टेन करने के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत भरिए। बहुत कॉन्ट्रैक्ट में ESIC मैंडेटरी होता है और कॉन्ट्रैक्ट में बिडिंग करने के लिए कोई अगर ऐसी गलत कार्रवाई कर रहा है कि चलो ESIC का कोड निकाल लेते हैं, बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो लोगों को काम पे ले लेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो कोड छोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलता है। आपके पास अगर लोग हैं तो ही ESIC का रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपके पास अगर लोग नहीं हैं तो आप ESIC के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप झूठ इन्फॉर्मेशन फर्निश करके ESI कोड प्राप्त मत कीजिए। ये भी गवर्नमेंट को गलत रिकॉर्ड सबमिट करके फ़ायदा उठाने वाली फ्रॉड केस में गिना जाएगा और इसके अगेंस्ट भी बहुत सख्ती से पेश आ सकती है डिपार्टमेंट। और इम्पॉर्टेंट चीज़, डू नॉट टर्मिनेट एम्प्लॉयज़। किसी भी एम्प्लॉय को काम से मत निकालिए उस समय जब वो ESIC के अंतर्गत मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। तो ये भी प्रोविज़न ESI एक्ट में है कि आप ESIC बेनिफिशियरी को जब मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत हो तो काम से नहीं निकाल सकते। जब वो रिकवर हो जाएगा उसके बाद अगर उसके अगेंस्ट कुछ है या आप किसी कारण उसको निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, बट जब वो ESIC के छुट्टी पे है, सर्टिफिकेट ले रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उस समय आप उसको काम से नहीं निकाल सकते। तो इसके बारे में भी वॉचफुल रहना है, ये भी नहीं करना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी
जो नियोक्ताओं के लिए बाध्य है। ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, एक ओवरव्यू है जो कंप्लायंसेस नियोक्ताओं को ESIC में रजिस्टर करने के बाद करने पड़ते हैं या जिन चीज़ों के बारे में नियोक्ताओं को अलर्ट रहना है। इसकी जानकारी ESIC के वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। और कुछ जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे खुशी होगी कि मैं उसके बारे में आपको अधिक जानकारी दे पाऊँगा। मेरा अगला वीडियो एक्सीडेंट रिपोर्ट्स के बारे में होगा। वो एक्सीडेंट रिपोर्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या फील्ड होते हैं और वो कैसे भरा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इससे आपको अधिक जानकारी मिल पा रही है। ESIC के बारे में अधिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।